आसमान में अचानक आए इस बदलाव ने खुले मैदान में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उनकी निगाहें उस बूढ़े इंसान की आकृति पर टिकी थी, जो धीरे धीरे दिखाई दे रही थी। उसे जानने वाले कुछ लोगों के हाव भाव तुरंत बदल गए। बूढ़ा है? उसने कार्रवाई क्यों की? जिया जिंग तियान का चेहरा पूरी तरह से अचंभित था जब वो बोल रहा था। फामा की अभिव्यक्ति भी कुछ हद तक स्तब्ध थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि है बोडोंग वास्तव में मिस्टी क्लाउड सेट के साथ संघर्ष करने का जोखिम उठाएगा और मदद के लिए आगे आएगा। दोनों लोग एक दूसरे के सामने आए। दोनों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। है बोडोंग के चरित्र को देखते हुए वो ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जो किसी दूसरे को इतना लापरवाह काम करने में मदद करेगा। ऐसा लगता है कि जियाओ यान को ओल्ड है की ओर बहुत आकर्षण है, यहां तक कि ये उस बिंदु तक पहुंच गया है जहां ओल्ड है मिस्टी क्लाउड सेक्ट को रोकने के लिए कार्रवाई करने को तैयार है। ये बंदा वास्तव में मुझे और अधिक उत्सुक बना रहा है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। जिया जिंग तियान ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा सदमा था जिसे छिपाना मुश्किल था। वो हाई बोडोंग के चरित्र से बेहद परिचित था। अगर कोई ऐसा इनाम नहीं होता जो उसे हिला सकता, तो ये बर्फ जैसा आदमी निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करता। आखिर वो छोटा सा आदमी जो 20 साल का भी नहीं था, डू हुआंग को हिलाने के लिए किस जादू पर निर्भर था? फामा ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नजर आसमान की ओर गई और उसने धीरे से कहा, अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इतनी अप्रत्याशित चीज कैसे हो सकती है? हाई बोडोंग द्वारा की गई अचानक कार्रवाई ने तुरंत चौक की स्थिति को थोड़ा अजीब बना दिया था। डू हुआंग वर्ग में किसी का वजन कुछ ऐसा था जिसे कोई भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था, यहां तक कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट भी नहीं। हाई बोडोंग ने जिस तरह से काम किया, उसे देखकर यह स्पष्ट था कि वह जियाओ यान के पक्ष में खड़ा था। उस स्थिति में मिस्टी क्लाउड सेक्ट को सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करना पड़ा कि वे जियाओ यान को पकड़ना चाहते हैं या नहीं। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे वास्तव में एक आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई का कारण बन सकते हैं। चौक में जो लोग हाई बोडोंग को जानते थे, वे मात्र अल्पसंख्यक थे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों को इस मजबूत व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिसने अपना नाम छिपाया था और दशकों से एकांत में रह रहा था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि एक अप्रभावी दिखने वाला ये बूढ़ा व्यक्ति उस ऊर्जा की दीवार को तोड़ने में सक्षम था जिसे 3 बुजुर्गों ने मिलकर बनाया था, तो आश्चर्य और अविश्वास, जिसे छिपाना मुश्किल था, ने तुरंत उनके चेहरों को ढक लिया। आकाश में तीनों बुजुर्ग जो बिजली की तरह पीछे हट गए थे, अपने पंख फड़फड़ाए और अपने शरीर को रोक दिया। उन्होंने अपने सिर उठाए और जियाओ यान के बगल में बूढ़े व्यक्ति को देखा। उनके चेहरों पर अनायास ही एक गंभीरता उभर आई। उनकी निगाहें सावधानी से और धीरे धीरे हाई बोडोंग से गुजरी। बहुत देर बाद सबसे बूढ़े मिस्टी क्लाउड एल्डर को अचानक कुछ याद आया। उनके हाव भाव में भारी बदलाव आया और उन्होंने अनजाने में चीख निकाली, हाई बोडोंग, बर्फ सम्राट है बोडोंग, क्या तुम वाकई अभी भी जीवित हो? उसकी चीख सुनकर उसके बगल में खड़े 2 अन्य बूढ़ों को भी ये नाम याद आ गया जिसने कभी जिया मां साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। तुरंत ही उनके चेहरों पर कुछ बदलाव आए। उनके शरीर में मजबूत डू क्यूई अनायास ही घूमने लगा। उनकी उम्र को देखते हुए वे भी उसी पीढ़ी के थे जिससे है बोडोंग संबंधित थे। एकमात्र अंतर यह था कि है बोडोंग पहले से ही एक मजबूत व्यक्ति था जिसने जियामा साम्राज्य को हिला दिया था, जब वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भीतर केवल एक डीकन थे। इसलिए जब उन्होंने उसकी उपस्थिति देखी तो उनके दिल तुरंत सतर्क हो गए। है बोडोंग ने उन तीनों को देखा और फिर अपना सिर घुमाकर जियाओ यान की ओर देखा। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम अभी भी कुछ नहीं करते तो मैं शायद ठीक नहीं होने वाला था। जियाओ यान ने अपने हाथ में विशाल भारी जुआन शासक को लहराया और फूट फूट कर हंसा।
आज परेशानी होने वाली है। मैं अकेला उन सभी को नहीं रोक सकता। हाई बोडोंग ने धीरे से कहा, उनसे सीधे मत लड़ो। जब तक हम यहां से निकल सकते हैं तब तक ये काफी होगा। जियाओ यान की नजर धीरे धीरे उसके आसपास के माहौल पर घूमी। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जब वो पहले उन तीनों से उलझा हुआ था। उनके आसपास के विशाल पेड़ों की चोटी पर मध्यम आयु वर्ग के दिखने वाले लगभग 100 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य दिखाई दिए थे। जिस तरह से वे कपड़े पहने हुए थे, जो एक साधारण शिष्य से अलग था, और उनके शरीर जो डू क्यूई से भरे हुए थे, ये देखकर स्पष्ट था कि उनकी अधिकांश ताकतें उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी। मेरे जाने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको साथ लाना थोड़ा मुश्किल है। दूसरे दल के सदस्य साधारण लोग नहीं हैं। सौभाग्य से, हालांकि युन युन अनुपस्थित है, अन्यथा वहां से निकलना पूरी तरह से असंभव होगा। हाई बोडों की नजर बेतरतीब ढंग से उसके आसपास घूम गई। उसके शब्दों में थोड़ी खुशी झलक रही थी। तो मैं ओल्ड हाई को परेशान करूंगा। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। है बोडों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कई कुशल कर्मियों से मुकाबला करना कुछ ऐसा था जिसे एक डू हुआंग के रूप में वह भी करना पसंद नहीं करेगा। है बोडोंग, ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि हम विदाई के बाद फिर से एक दूसरे को देख सकते हैं। युनलिंग की बदसूरत अभिव्यक्ति धीरे धीरे काफी हद तक ठीक हो गई। उसने अपना सिर उठाया और आसमान में है बोडोंग को देखा। राजधानी में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही उसे उसके प्रकट होने की सटीक खबर मिल गई थी। इसलिए इस बार है बोडोंग को देखकर उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई। यह केवल अप्रत्याशित था कि वो वास्तव में जियाओ यान की मदद करने के लिए कोई कदम उठाएगा। ही युनलिंग, इतने सालों के बाद तुम्हारा पद बढ़ गया है। तब तुम मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एल्डर की परिषद में शामिल हुए थे। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि तुम वास्तव में अब पहले एल्डर बन गए हो। है बोडोंग ने धीरे से कहा, केके, ये सब इसलिए है क्योंकि संप्रदाय के नेता को मेरी इन पुरानी हड्डियों पर भरोसा है। युनलिंग मुस्कुराया। तुरंत उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उसने हाई बोडोंग को घूरते हुए कहा, हम बाद में अतीत के बारे में याद कर सकते हैं। आपको जियाओ यान को रोकने के हमारे इरादे के बारे में पता होना चाहिए। ये मामला हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा से संबंधित है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और प्राइमर कबीले के बीच के रिश्ते को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए बेतरतीब ढंग से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाई बोडोंग ने युनलिंग द्वारा दी गई चेतावनी के संबंध में केवल मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, मुझे खेद है। किसी कारण से मुझे आज जियाओ यान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस पतले चेहरे के कारण उसे जाने देंगे। भविष्य में मैं, हाई बोडोंग, आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा। ये सुनकर युनलिंग की भौहें तुरंत सिकुड़ गई। एक गहरी आवाज में उसने कहा, हाई बोडोंग, आप जानते हैं कि ये कुछ असंभव है। हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सदस्य के रूप में मो चेंग ने वर्षों से इसमें जो योगदान दिया है, वो संप्रदाय के सभी लोगों ने देखा है। यदि हम ऐसे योगदानकर्ता की संदिग्ध तरीके से मृत्यु होने पर भी उदासीन बने रहते हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे शिष्यों को भविष्य में मानसिक शांति मिलेगी? मेरी भी अपनी कठिनाइयां हैं। हाई बोडोंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। युनलिंग की शक्ल से ऐसा लग रहा था कि उसके उन चंद शब्दों पर भरोसा करके जियो यान को दूर करना असंभव था। उसने तुरंत बकवास करना बंद कर दिया। अपने आसपास की चीजों पर नजर डालने के बाद उसने अचानक जियो यान को पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले कि वो कोई हरकत कर पाता, युनलिंग, जो उसे गौर से देख रहा था, ने एक कठोर आवाज लगाई, युनली, तुम तीनों उसे रोको। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सभी उपयाजक मिस्टी विंड फॉग एरे बनाते हैं। युनलिंग की चीख के साथ ही
आकाश में 3 बुजुर्ग हिलने लगे। तीनों लोगों ने अर्धवृत्ताकार आकृति बनाई, जिससे हाई बोडोंग पूरी तरह से अंदर बंद हो गया। खुले मैदान के चारों ओर विशाल पेड़ों पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लगभग 100 उपयाजकों ने एक साथ जोरदार आवाज में चिल्लाया। उनके शरीर के भीतर से शक्तिशाली डू क्यूई फूट पड़ी और उनकी हथेलियों से झरनों की तरह कई सफेद रंग की कोहरे जैसी ऊर्जाएं निकलने लगी। 100 से ज्यादा कोहरे जैसी ऊर्जाएं तेजी से फैलने से पहले एक दूसरे के चारों ओर लिपटने लगी। बस एक पल में इसने एक कटोरे के आकार का ऊर्जा आवरण बना लिया, जो पूरे वर्ग को पूरी तरह से घेरने के लिए पर्याप्त था। धमाका धमाका। जिस समय ऊर्जा आवरण बना, हाई बोडोंग ने एक हाथ से जियाओ यान की रक्षा की और तीनों बुजुर्गों की सुरक्षा को तोड़ने के लिए बेहद हिंसक और अनुचित तरीके का इस्तेमाल किया। बिजली की तरह चमकते हुए वे ऊर्जा आवरण के नीचे चमक गए। उसने अपना हाथ हिलाया और लगभग 10 फीट ऊंचा एक बर्फीला ऊर्जा स्तंभ हिंसक रूप से बाहर निकला और ऊर्जा आवरण पर भारी रूप से टूट गया। ऊर्जा आवरण थोड़ा डगमगाया, लेकिन यह इतना मजबूत था कि यह तुरंत टूटा नहीं। अरे, कितना कठोर कछुआ खोल है। टीएल, शाब्दिक रूप से कछुआ खोल नहीं, लेकिन कछुआ एक तरह का अपमान है। हाई बोडोंग एक नरम शाप देने के बाद ऊर्जा आवरण पर हमला करना जारी रखने वाला था। तभी पीछे से 3 क्रूर शक्तियां उस पर आ गिरी। जैसे ही तीनों बल उड़े, वे वास्तव में विलीन होने लगे और उसके बाद उनकी शक्ति बढ़ गई। इसने हाई बोडोंग को पीछे मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक कठोर, ठंडा, बर्फीला दर्पण तेजी से उसके सामने जमा हो गया, जिसने उड़ती हुई शक्ति को रोक दिया। पहले तुम्हें एक तरफ हट जाना चाहिए। सावधान रहना। मुझे 10 मिनट दो। है बोडोंग ने अपना हाथ हिलाया और कुशलता से जियाओ यान को युद्ध के घेरे से बाहर भेज दिया, जबकि उसने गहरी आवाज में कहा। जियाओ यान को दूर भेजने के बाद है बोडोंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी होती गई। उसके शरीर से बर्फीली ठंडी डू क्यूई बाहर निकली। तुरंत कोई भी देख सकता था कि आसपास की हवा में मौजूद जल वाष्प तुरंत असंख्य कठोर बर्फ के कणों में जमने लगा। उसने अपना हाथ हिलाया और बर्फ के कण सीटी की आवाज लेकर सभी दिशाओं से 3 मिस्टी क्लाउड सेट के बुजुर्गों की ओर हिंसक रूप से टूट पड़े। तीनों बुजुर्गों ने इस व्यक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, जिसे कभी बर्फ सम्राट के रूप में जाना जाता था। उनके शरीर में डू क्यूई एक साथ बाहर निकल आए और 3 अलग अलग मौलिक डू क्यूई एक साथ मिलकर एक अविनाशी रक्षा का निर्माण करने लगे। दूर के आकाश में है बोडों की आकृति चमक उठी। वो अत्यंत ठंडी हवा लेकर चल रहा था, क्योंकि उसने तीनों बुजुर्गों पर अत्याचारी तरीके से लगातार हमले शुरू कर दिए थे। हालांकि वे तीनों अपने विरोधियों से लड़ने के लिए अपनी डू क्यूई को एक साथ मिला सकते थे, फिर भी वे हाई बोडों के मजबूत हमलों के आगे हारकर पीछे हटने को मजबूर हो गए। अगर उन तीनों के बीच बेहतरीन तालमेल न होता तो वे बहुत पहले ही हार चुके होते। ठंडी हवा लगातार आसमान में बह रही थी, जो एक सफेद रंग की ऊर्जा से ढका हुआ था। ऊर्जा के संपर्क से विस्फोटों की आवाजें हर किसी के कानों में बार बार गूंज रही थी। ये लड़ाई, जो बेहद तीव्र थी, ने नीचे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। युन लेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तीनों बुजुर्गों को देखा, जो तब तक दबे हुए थे जब तक कि वे बार बार हारकर पीछे नहीं हट गए। फिर उसने जियाओ यान की ओर देखा, जो आसमान के दूसरे कोने पर तैर रहा था। अनायास ही उसके मुंह से एक ठंडी मुस्कान निकल गई। उसके कंधे हिल गए और डू क्यूई पंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे बाहर निकल आई। दोनों पंखों के फड़फड़ाने के साथ युन लेंग का शरीर सबकी निगाहों के सामने तेजी से हवा में ऊपर उठने लगा। अंत में वो सीधे जियाओ यान की ओर बढ़ा। जब उसने नीचे से तेज हवा की आवाज सुनी तो जियाओ यान ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। तुरंत उसके हाव भाव बदल गए।
उसकी पीठ पर लगे पंखों की जोड़ी फड़फड़ा उठी और उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर खिंच गया। हे, तुम जाना चाहते हो? चाहे हाई बोडोंग तुम्हें क्यों भी बचाना चाहे, जब तक मैं तुम्हें पहले नीचे उतार दूं, वो शायद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। जियाओ यान को तेजी से पीछे हटते हुए देखकर युन लेंग ने एक ठंडी मुस्कान छोड़ी। उसके पैर की उंगलियां खाली जगह पर दब गई और उसकी गति एक बार फिर बढ़ गई। पलक झपकते ही वो जियाओ यान के पास पहुंच गया। जियाओ यान ने युन लेंग को आते हुए देखा और भागने के लिए जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए। आसमान में दो आकृतियां उड़ रही थी, एक पीछा कर रही थी और एक भाग रही थी। हालांकि पीछे की आकृति तेजी से दोनों के बीच की दूरी कम कर रही थी। एक पल में वो आखिरकार एक हमलावर रेंज में प्रवेश कर गया था। युन लेंग ने हिंसक तरीके से खाली जगह पर अपने पैरों को पटक दिया। उसका शरीर धुंधली बिजली में बदल गया। जब वो अगली बार दिखाई दिया तो वो वास्तव में उस रास्ते को रोक रहा था जिसका उपयोग जियाओ यान भागने के लिए कर रहा था। उसका शरीर आगे बढ़ा और उसके सिकुड़े हुए हाथ ने जियाओ यान के गले को चील के पंजे की तरह पकड़ लिया, जिसमें एक तेज आक्रामक बल था जिससे जियाओ यान की त्वचा में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। जिस गति से युन लेंग ने काम किया वो बिजली की तरह तेज थी। जब जियाओ यान ने इसे देखा तो उसका हाथ का पंजा पहले से ही उसके सामने आधे मीटर से भी कम दूरी पर था। उन गहरे काले पुतलियों के भीतर हाथ का पंजा, जिसमें एक तेज बल था, तेजी से आकार में बड़ा हो गया। हाथ का पंजा, जिसमें एक तेज बल था, खाली जगह को चीरता हुआ सीधे जियाओ यान की गर्दन पर निशाना साधा। दूर से हाई बोडोंग ने भी अपनी तरफ हो रही स्थिति को देखा था। उसके हावभाव तुरंत ही काफी बदल गए। वह जियाओ यान की सहायता के लिए जल्दी से आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तीनों मिस्टी क्लाउड एल्डर पागल हो गए थे। उन्होंने गंभीर रूप से घायल होने का जोखिम उठाया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डू टेक्डनिक पर हमला किया, जिससे है बोडोंग को बलपूर्वक रोका गया, जिससे वो पीछे हटने में असमर्थ हो गया। इस समय चारों ओर की निगाहें उस स्थान पर रुकी हुई थी जहां जियाओ यान और युन लेंग थे। अगर जियाओ यान को पकड़ लिया गया तो इस बार की बड़ी लड़ाई पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा लगता है कि यह खत्म होने वाला है। अकेले है बोडोंग के लिए जियाओ यान को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से सफलतापूर्वक दूर लाना मुश्किल है। जिया जिंग तियान ने अपने होठों को आपस में मिलाया और आह भरी। फामा ने थोड़ा सिर हिलाया। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका हावभाव बदल गया। उसकी नजर अचानक जियाओ यान की दिशा की ओर मुड़ गई। ये सही नहीं है। ये क्या है? इस समय युद्ध के मैदान में एक बार फिर से बदलाव हुआ। जैसे ही युन लेंग दूर के आसमान में जियाओ यान को पकड़ने वाला था, अचानक उसकी आस्तीन कांप उठी। तुरंत एक मोटी और बड़ी छाया सामने आई। ये तुरंत युन लेंग के हाथ पर इतनी जोर से झूलने लगी कि हवा में कंपन होने लगा और हवा में तेज धमाकेदार आवाजें निकलने लगी। जिस समय 7 रंगों वाली आकृति दिखाई दी, युन लेंग को भी कुछ महसूस हुआ। उसका चेहरा तुरंत बेतहाशा बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वो जल्दी से खुद को वापस खींच पाता, वो 7 रंगों वाली आकृति पहले ही उसके हाथ पर जोर से झूल चुकी थी। युन लेंग के चेहरे पर तुरंत लाली छा गई और उसके गले से कई नरम दबी हुई कराहें निकली। उसका शरीर एक रबर की गेंद की तरह था जिसे तेजी से पीछे धकेला गया था। आसमान में अचानक स्थिति में आए बदलाव ने सीधे तौर पर हाई बोडोंग और उन 3 मिस्टी क्लाउड सेक्ट के बुजुर्गों को अनजाने में अपने हमले बंद करने पर मजबूर कर दिया, जो इस समय चौक में लड़ रहे थे। उनकी निगाहें स्तब्ध रह गई क्योंकि उन्होंने देखा कि जियाओ यान किस दिशा में जा रहा था। यह हाई बोडोंग के लिए थोड़ा बेहतर था, लेकिन जो लोग जियाओ यान से अपरिचित थे वे इतने हैरान थे कि उनके जबड़े लगभग गिर गए। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में युन युन के अलावा कुछ अन्य लोग थे जो अपनी ताकत के कारण युन लेंग को हरा सकते थे। हालांकि
पहले वाले को वास्तव में जियाओ यान ने पीछे धकेल दिया था, जो दाडूशी वर्ग में था। अभी वह चीज क्या थी? जिया जिंग तियान का मुंह चौड़ा हो गया, क्योंकि वो विशाल पेड़ में खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर और असमंजस में था, क्योंकि उसने पूछा, जिस भयानक गति से छाया ने हमला किया था, उसके कारण वो अपनी आंखों की क्षमताओं के साथ भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। वो केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि कुछ दिखाई दिया जो जियाओ यान की आस्तीन से बाहर निकला। उस चीज ने युन लेंग को पीछे धकेल दिया। ये एक पूंछ लग रही थी। फामा एक पल के लिए झिझकी और अनिश्चित तरीके से कहा, पूंछ? ये सुनकर जिया जिंग तियान स्तब्ध रह गया। उसने आसमान में जियाओ यान को घूरते हुए गंभीरता से भौहें सिकोड़ी। ये एक और तुरुप का पत्ता है जो कभी नहीं दिखा। मुझे मत बताओ कि ये आदमी वास्तव में वो रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने मो चेंग को मार डाला। जियाओ यान द्वारा तुरुप के पत्तों को प्रकट करने के बाद, जो लगातार चौंकाने वाले होते जा रहे थे, जिया जिंग तियान का दिल भी कांपने लगा। वो नजर जो वो हवा में जियाओ यान को देखता था, उसमें कुछ और ही था। बेटे, तुम्हारी आस्तीन में वो क्या है? युनलेंग, जिसे आकाश में दसियों मीटर पीछे धकेल दिया गया था, आखिरकार उस भयानक बल से छुटकारा पाया जो उसकी हथेली में संचारित हो गया था। उसका निचला हाथ थोड़ा कांप उठा और वो दूर खड़े जियाओ यान को बदसूरत भाव से देखते हुए जोर से चिल्लाया। घटनाओं के अचानक मोड़ ने जियाओ यान को भी चौंका दिया। हालांकि इसके तुरंत बाद ऐसा लगा कि उसे कुछ समझ में आ गया है। उसके चेहरे पर एक जंगली खुशी तेजी से उभरी। बोलने से पहले उसकी आस्तीन उत्तेजित रूप से हिल गई और 7 रंगों वाली छाया बाहर निकल आई। जैसे ही एक स्पष्ट फुफकारने की आवाज निकली, एक छोटा सा 7 रंग का सांप खुशी से जियाओ यान के शरीर के चारों ओर घूमने लगा। सूरज की रोशनी उसके छोटे से शरीर पर चमक रही थी, जो 7 रंगों की चमक को दर्शाती थी। एक नजर में यह बहुत सुंदर लग रहा था। छोटा सा 7 रंग का सांप स्वाभाविक रूप से 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर था, जो गहरी नींद में था। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि यह छोटा सा साथी वास्तव में उस समय जाग गया था जब जियाओ यान अपने सबसे जरूरी पल में था, जिससे उसे आपदा से बचने में मदद मिली। 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर दिखाई देने के बाद युन लेंग की अभिव्यक्ति, जो इस स्थान को घूर रहा था, उदास हो गई। यह संभावना थी कि उसने पहचान लिया था कि जिस चीज ने उसे एक पल पहले वापस धकेल दिया था, वो ये सुंदर चीज थी जो पूरी तरह से हानिरहित लग रही थी। एक रैंक 5 जादुई जानवर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी चीज छिपा रहे हो। युन लेंग ने अपनी कलाई को घुमाया, जो विशाल बल के झटके से सुन्न हो गई थी। जैसा कि उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जियाओ यान ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी बातों को अनदेखा करना चुना। उसके हाथ ने धीरे से 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर को रगड़ा, जिसका शरीर जेड की तरह ठंडा था। जैसे ही उसने सांप की आंखों की जोड़ी को देखा, जिसमें हल्की सी चुलबुली भावना थी, उसका दिल अनजाने में कांप उठा। ये छोटी सी चीज धीरे धीरे रानी मेडुसा जैसी दिखने लगी। क्या दोनों की आत्माएं आखिरकार एक हो गईं? जियाओ यान के रगड़ने से 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को बेहद संतुष्टि मिली। उसने बार बार अपने छोटे से सिर का इस्तेमाल करके पूर्व की हथेली को दबाया। उसकी सांप की जीभ बार बार जियाओ यान के हाथ पर स्टोरेज रिंग को चाट रही थी। एक लालची नजर, जिससे जियाओ यान परिचित था, एक बार फिर उन आकर्षक सांप की आंखों में दिखाई दी। जब उसने इसकी लालची हरकत को देखा, तो जियाओ यान ने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसने अपनी उंगली हिलाई और उसकी हथेली में एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस की एक बोतल दिखाई दी। उसने अपनी उंगली को उसमें डाला और धीरे से 2 बूंदें उसमें डाल दी। उसके बाद उसने ध्यान से 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को उसे चाटने दिया।
स्वादिष्ट एमेथिस्ट लायन बर्थ ऐसा की 2 बूंदे खाने के बाद 7 क्लर्ड हैंड स्वेलोइंग पाइथन ने अपनी सांप जैसी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर के भीतर गर्म ऊर्जा के प्रवाह के रूप में उत्सर्जित होने वाली गर्म भावना को महसूस किया। हे, छोटी सी चीज, तुम्हें खाने के बाद काम करने की जरूरत है। जियाओ यान की उंगली ने धीरे से 7 क्लर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन के सिर पर थपथपाया। उसका मुस्कुराना एक दुष्ट चाचा की तरह था जो एक कम उम्र की लड़की को कुछ गलत करने के लिए लुभा रहा था। अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें ये और दूंगा। तुम क्या कहते हो? जियाओ यान ने 7 क्लर्ड हैंड स्वेलोइंग पाइथन के सामने एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस हिलाया और तुरंत अपने सामने युन लेंग की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये रानी मेडुसा की वजह से था। लेकिन इस समय के दौरान जियाओ यान को यह महसूस हो गया कि इस 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की ताकत इस छोटी सी चीज के गहरी नींद में होने के बावजूद लगातार मजबूत होती जा रही थी। युन लेंग को पीछे धकेलते समय इसने जो ताकत दिखाई थी वो रैंक 5 के जादुई जानवर से कमजोर नहीं होगी। अगर इसे इंसानों के वर्गीकरण में बदल दिया जाए तो ये एक डू वांग के बराबर होगा। इस समय एक सहायक जो डू वांग से मुकाबला कर सकता है, निस्संदेह जियाओ यान के लिए स्वर्ग द्वारा भेजा गया आशीर्वाद था, जिसका पीछा तब तक किया गया था जब तक कि वो बुरी तरह से घायल नहीं हो गया था। जब उसने जियाओ यान के शब्द सुने तो 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने अपनी आंखें चौड़ी की और एक पल के लिए इस पर विचार किया। अपनी वर्तमान बुद्धि के साथ वो स्वाभाविक रूप से जियाओ यान के शब्दों का अर्थ समझ सकता था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद वो अंततः एमेथिस्ट लायन बर्थ एसेंस के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसने अपनी पूंछ हिलाई, घुमा और अपनी सांप जैसी आंखों से दूर युन लेंग को घूरा। उसके शरीर पर 7 रंगों की चमक अचानक बढ़ गई। जैसे ही चमक खिली, 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर का शरीर वास्तव में एक गुब्बारे की तरह हो गया जिसमें हवा भर दी गई थी और वो तेजी से बड़ा हो गया। चौक में मौजूद अनगिनत हैरान आंखों के सामने 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर, जो मूल रूप से केवल 1 फुट लंबा था, एक पल में एक विशाल प्राणी में बदल गया था जो दसियों फीट लंबा था। 7 रंगों वाला विशाल सांप हवा में तैर रहा था। उसके सांप के शल्कों में 7 रंगों की चमक दिखाई दे रही थी। अगर इस समय उसके सांप के शरीर में पंजे होते तो वो एक जीवित ड्रैगन जैसा होता। शरीर के बड़े होने के बाद 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर के भीतर से भी धीरे धीरे एक शक्तिशाली ऊर्जा बन निकली, जिससे आसपास की हवा में पानी की लहर जैसी लहरें उठने लगी। विशाल सांप आसमान में मंडरा रहा था। उसका विशाल शरीर कुछ ऐसा था जिसने न केवल नीचे के लोगों को बल्कि खुद जियाओ यान को भी चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी सी चीज, जो हमेशा छोटी जेब के आकार की थी, वास्तव में इस तरह के रूप में बदलने में सक्षम थी जो बेहद आंखों को चुभने वाली थी। 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर, जो अचानक बहुत बड़ा हो गया था, उसने युन लेंग को ठंडी हवा की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। अपना सिर हाई बोडोंग और कुछ अन्य लोगों के युद्ध के मैदान की ओर घुमाते हुए उसने चिल्लाया, युनली, तुम में से कुछ लोगों को अस्थायी रूप से हाई बोडोंग को रोकना चाहिए। इस चीज को मेरे पास छोड़ दो। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के सभी उपयाजकों, जियाओ यान को पकड़ने के तरीकों के बारे में सोचो। इससे पहले संपर्क में आने के बाद युन लेंग ने 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की ताकत का अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया था। हालांकि बाद वाले को 5वें रैंक का जादुई जानवर भी माना जा सकता है, लेकिन युन लेंग को इस बात का पूरा भरोसा था कि अगर वे वास्तव में लड़ाई शुरू कर देते, उच्च श्रेणी की डू तकनीकें जिनका उसने प्रशिक्षण लिया था, वे इस अज्ञात मूल के अजीब जादुई जानवर को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। अरे, ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि जियो यान वास्तव में अभी भी इतने उच्च रैंक वाले पालतू जानवर को छिपा रहा था।
मुझे वास्तव में इसके अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता था। है बोडोंग अपने होठों को चटकाने और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसकी चौंकी हुई नजर धीरे धीरे सातरंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर से हट गई। युनलिंग, आज बेहतर होगा कि तुम युवा पीढ़ी के सामने अप्रत्याशित रूप से हार न जाओ, अन्यथा तुम वास्तव में बहुत सम्मान खो दोगे। है बोडोंग जोर से हंसा, क्योंकि उसकी नजर एक बार फिर गंभीर दिखने वाले युनलिंग की ओर मुड़ी। तुरंत उसने अपनी पीठ पर बर्फीले ठंडे पंखों की जोड़ी को फड़फड़ाया और तीनों मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर हिंसक रूप से हमला किया, जो गंभीरता से इंतजार कर रहे थे। वो ठंडी हंसी हंसा, ही चूंकि मुझे वहां की स्थिति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे पूरी तरह से कोशिश करने दें और देखें कि क्या आपकी मर्ज की गई डू तकनीक इस बूढ़े आदमी की बर्फीली ठंडी डू क्यूई से ज्यादा मजबूत है। युनलिंग की आंखों का कोना हाई बोडोंग और अन्य लोगों की ओर चला गया, जो एक बार फिर चट्टानों की तरह आपस में टकराने लगे थे। फिर उसकी नजर तेजी से उस दूर के स्थान की ओर मुड़ी जहां 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर स्थित था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसके हाथ धीरे धीरे उसकी आस्तीन से बाहर निकल रहे थे। कुछ हद तक भूरे रंग का सफेद डू क्यू धीरे धीरे दिखाई दिया और आखिरकार उसकी पूरी बाह को ढक लिया। एक नजर में ये एक चट्टान की भुजा की तरह दिखाई दिया, जिसमें बहुत ज्यादा कठोरता थी। हिस हिस, कांटेदार सांप की जीभ चुपचाप फैली और पीछे खींची गई। एक विशाल शरीर में बदलने के बाद 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाले अजगर की सांप की आंखें, जो शुरू में कुछ हद तक मोहक लगती थी, आखिरकार कुछ अतिरिक्त क्रूरता आ गई, जो उसके स्वभाव का हिस्सा थी। उसके विशाल मुंह में जहरीले नुकीले दांत एक दूसरे को पार करते हुए एक मोटी ठंडी चमक छोड़ रहे थे। आसमान में 2 मजबूत उपस्थितियां धीरे धीरे इंसान और जानवर से फैल रही थी। युद्ध के मैदान से निकलने वाली शक्तिशाली शक्ति को जोड़ते हुए जहां हाई बोडोंग था, पूरे खुले मैदान में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे अनायास ही खिल उठे। किसने सोचा होगा कि एक छोटे से साथी को पकड़ने के लिए, जो केवल दाडूशी वर्ग का था, वे एक मजबूत डू वांग और रैंक 5 जादुई जानवर को भड़का देंगे, जो एक डू वांग से मुकाबला करने में सक्षम था। जब उसने उस व्यक्ति और जानवर को देखा जो अपनी उपस्थिति से दबाव डालना शुरू कर चुके थे, तो जियाओ यान ने अपनी पीठ पर पंखों की जोड़ी फड़फड़ाई और जल्दी से कुछ दूर पीछे हट गया। उसका दिल भी चुपचाप राहत की सांस ले रहा था। 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की उपस्थिति ने वास्तव में उसकी दुर्दशा को सुलझा दिया था। अब स्थिति को देखते हुए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भीतर अब कोई और डू वांग नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में जब तक वो अपनी उड़ान की ऊंचाई को ध्यान से नियंत्रित करता है, तब तक उन उपयाचकों की ताकत उसे पकड़ने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। जब वो समय आया तो उसे बस इतना करना था कि हाई बोडोंग द्वारा उन 3 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों को खत्म करने का इंतजार करना था, और वो आज खुद को इस मुश्किल से पूरी तरह से निकाल सकता था। आसमान में एक इंसान और एक जानवर दूर से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति ने लोगों पर दबाव डाला, बिल्कुल एक आसन्न तूफान की तरह। एक निश्चित क्षण में चारों ओर फैली हुई प्रभावशाली उपस्थिति स्थिर हो गई। युनलिंग के हाथ खुले और बंद हुए और उसकी हथेली से एक बड़ी भूरे रंग की ऊर्जा तलवार बाहर निकली। उसकी पीठ पर पंख फड़फड़ाए और उसका शरीर खाली हवा में कट गया, जिससे आकाश में एक लंबा निशान रह गया। जिस क्षण युनलिंग का शरीर हिला, 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर ने भी अचानक अपना सिर उठाया। उसने एक स्पष्ट फुफकार मारी और उसके विशाल शरीर ने एक भयानक गति दिखाई, जिसने सभी को चौंका दिया। एक मानव और एक जानवर लंबी दूरी तय करते हुए आगे बढ़े और एक क्षण बाद सबकी आंखों के सामने एक दूसरे से टकरा गए। आसमान में क्षितिज के पार 2 चमकती हुई आकृतियां तुरंत चमक उठीं। तुरंत ही
वे अनगिनत निगाहों के सामने एक हिंसक टक्कर में मिले। टक्कर के समय आसमान में भयंकर विस्फोटक गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं, जिससे नीचे बैठे कुछ लोग अपने कान बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। जब वे उस जगह को देख रहे थे जहां दोनों सेनाएं आपस में मिली थी, तो उनके चेहरे सदमे से भर गए थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी क्यू तकनीक उस तरह की थी जो आमने सामने की लड़ाई के लिए उपयुक्त थी। लेकिन युन लेंग ने सातरंग वाले स्वर्ग निगलने वाले सर्प के संपर्क में आते ही सबसे क्रूर और सबसे मजबूत नजदीकी जंगली हमलों को अपनाया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके हमलों में तेज हवा की आवाज आती गई, क्योंकि वे सातरंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आंखों, नाक और अन्य कमजोरियों पर हिंसक रूप से प्रहार करने के लिए उसके शरीर की चपलता को उधार लेते थे। हालांकि युन लेंग बेहद फुर्तीला था, लेकिन सातरंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर भी धीमा नहीं था। न केवल इसके विशाल शरीर ने इसकी गति को कम नहीं किया, बल्कि इसने इसकी ताकत में भी अत्यधिक वृद्धि की। जैसे ही इसकी विशाल पूंछ फुर्ती से झूलती थी, भयानक बल एक विशाल गति उत्सर्जित करता था, जो लगभग ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो अंतरिक्ष को तोड़ना चाहता था। विस्फोट जैसी आवाज ने आसपास की हवा को तब तक उड़ा दिया जब तक कि इसने कई निर्वात स्थान नहीं बना दिए। आकाश में दो आकृतियों का आकार पूरी तरह से अलग अलग हो सकता था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के बराबर भयानक बल और ताकत उत्सर्जित करने में सक्षम थे। यू लेंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उसने अपने हाथ में पत्थर की तलवार को कसकर पकड़ रखा था। उसकी पीठ पर पंखों की जोड़ी बार बार फड़फड़ा रही थी, और उसका शरीर 3 सेकंड से अधिक समय तक किसी भी स्थान पर नहीं रुका। हर बार जब उसका शरीर हिलता था, तो उसके हाथ में पत्थर की तलवार एक भयंकर बल लेती थी, जो कई प्रतिरूपों को खींचती थी, जिससे लोग चकित हो जाते थे, क्योंकि ये स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर पर भारी वार करती थी। दुर्भाग्य से उनके पहले संपर्क के बाद युन लेंग ने पहले ही पता लगा लिया था कि अज्ञात मूल के इस 7 रंगों वाले जादुई जानवर में एक ऐसी ताकत, चपलता और यहां तक कि खतरे को समझने की क्षमता थी जो किसी भी साधारण डू वांग से कम नहीं थी। हर बार जब वो अपनी डू तकनीक का इस्तेमाल करता, तो दूसरा पक्ष तुरंत अपने शरीर को कुंडलित कर लेता। अगर वो चकमा दे सकता था तो वो ऐसा करता। अगर वो नहीं कर सकता था तो वो अपने अतुलनीय रूप से कठोर सांप के तराजू का इस्तेमाल करके हमले का मजबूती से सामना करता। टीएल रॉक तलवार एक क्यूई तलवार है, लेकिन क्योंकि उसका गुण पृथ्वी है, ये पत्थर से बनी तलवार की तरह दिखाई देती है। इसलिए युन लेंग के लगातार हमलों के बावजूद समुद्र में लहरों की तरह वो दूसरे पक्ष को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसके अलावा जिस चीज ने युन लेंग के दिल को दुखी कर दिया, वो ये थी कि इस 7 रंगों वाले जादुई जानवर में बहुत बुद्धिमत्ता थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक साधारण रैंक 5 जादुई जानवर के पास मौजूद बुद्धिमत्ता से कहीं आगे निकल गया था। युद्ध में इसके विस्फोटों की समझ एक मजबूत व्यक्ति की तरह थी, जिसने कई युद्धों का अनुभव किया था। इसका युद्ध अनुभव किसी भी तरह से उसके अनुभव से कमतर नहीं लग रहा था। यह विचार उसके दिमाग में तेजी से आया। एक निश्चित क्षण में युन लेंग की त्वचा अचानक सख्त हो गई। उसका शरीर सशर्त प्रतिवर्त के रूप में कुछ दूरी पर बाईं ओर चला गया। उसके हाथ में मौजूद पत्थर की तलवार, जो ऊर्जा से भरी हुई थी, तेजी से आगे की ओर घुस गई। ची! पत्थर की तलवार को विस्फोटक तरीके से बाहर निकाला गया, लेकिन 7 रंगों के तरल पदार्थ के समूह का सामना करना पड़ा, जो हिंसक रूप से झुंड में आ गए। पत्थर की तलवार के तरल पदार्थ के संपर्क में आते ही ची ची की आवाज निकली। कठोर पत्थर की तलवार, जो डू लिंग के पूरे बल के प्रहार को झेल सकती थी, आग से मिलने वाले झाग की तरह लग रही थी और तेजी से जलकर खाक हो रही थी। एक पल में इसका केवल आधा हिस्सा बचा था। कितना शक्तिशाली जहर है! जंग लगी ऊर्जा तलवार को देखते हुए युन लेंग की भौहें सिकुड़ गई।
7 रंगों वाला तरल असंतुष्ट रहा और ये तेजी से उसके हाथ की ओर फैल गया। युन लेंग ने तुरंत रॉक तलवार को त्यागने का फैसला किया। अपने रूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक डू क्यूई को खोने के बाद रॉक तलवार जो उसके हाथ से छूट गई थी, तेजी से भ्रम में पड़ गई और अंत में धीरे धीरे गायब हो गई। रॉक तलवार के हाथ से छूटने के बाद युन लेंग के पास कुछ और करने का समय नहीं था, जब अचानक उसके सिर के ऊपर एक कम और गहरा विस्फोट हुआ। उसने अचानक अपना सिर उठाया क्योंकि एक विशाल छाया नीचे की ओर टूट कर आ रही थी, जो अतुलनीय रूप से भयानक ऊर्जा लेकर आ रही थी। शोशोनाइट शील्ड। युन लेंग के हाथों ने जल्दी से कुछ मोहरें बनाई और उसके शरीर में डू क्यूई तेजी से बहने लगी। युन लेंग के शरीर में डू क्यूई के समान ही आसपास की हवा में कुछ प्रकार की ऊर्जा थी, जो तुरंत एकत्रित हो गई। इसके तुरंत बाद एक नरम ध्वनि आई और कहीं से उसके सिर के ऊपर कुछ मीटर मोटी एक विशाल रॉक शेल्फ दिखाई दी। धमाका। विशाल पूंछ हिंसक रूप से नीचे की ओर टकराई और चट्टान की ढाल पर भारी रूप से गिर गई। एक ऐसा बल जो अतुलनीय रूप से भयंकर था, ने सीधे उस मोटी ढाल पर कई दरारें फैला दी। एक बार फिर पूंछ हिंसक रूप से नीचे दब गई और चट्टान की ढाल, जो कठोर दिखाई दे रही थी, फट गई। चट्टानें सभी दिशाओं में फैल गई। जैसे ही चट्टान की धूल उस जगह पर फैल गई, अचानक उसके भीतर से एक आकृति निकल आई। एक पल में वो स्वर्ग निगलने वाले अजगर के सिर पर दिखाई दी। एक जोरदार चीख निकली और अचानक एक मुट्ठी पर एक ग्रे सफेद चमक उभरी। एक चट्टान का दस्ताना जो 1 फुट से अधिक मोटा था, पलक झपकते ही युन लेंग के हाथ पर दिखाई दिया। गुस्से से घूरते हुए उसने स्वर्ग निगलने वाले अजगर के सिर पर मुक्का मारा, जो समय रहते बच नहीं सका। धमाका। युन लेंग द्वारा किया गया ये उग्र हमला स्वर्ग निगलने वाले अजगर के सिर पर जोरदार तरीके से टूट गया। जिस स्थान पर मुट्ठी गिरी, वहां 7 रंगों वाले तराजू आखिरकार टूट गए। ताजा खून की धारें बाहर निकल आई। हिस। सिर से आने वाले दर्द ने स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आंखों को तुरंत लाल कर दिया। उसकी हड्डियों में छिपी क्रूरता भी आखिरकार पूरी तरह से फूट पड़ी। उसकी विशाल पूंछ अचानक पीछे हट गई और एक बार फिर एक काली छाया लेकर वो हिंसक रूप से युन लेंग की ओर बढ़ी, जो पीछे हट रहा था। लेकिन पूंछ बिजली की गति से आगे बढ़ी, जिसे चकमा नहीं दिया जा सका। पलक झपकते ही काली छाया आ गई। युन लेंग, जो समय रहते पीछे नहीं हट सका, केवल जल्दी से अपना हाथ उठा सका, जो एक चट्टानी पदार्थ से ढका हुआ था। उसे अपने सिर के सामने रख दिया। एक पल बाद जबरदस्त बल अचानक उसके हाथ में घुस गया। जबरदस्त बल ने सीधे युन लेंग को जमीन पर पटक दिया। अंत में एक जोरदार धमाका हुआ और उसके पैरों की जोड़ी लंबी भालों की तरह थी, जो सीधे कठोर वर्ग में घुस गई थी। जहां उसके पैर थे, वहां से बहुत सी दरारें फैलने लगी, जो सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने थी। कितनी भयानक शक्ति है! जैसे ही उन्होंने दरारों की रेखाओं को देखा, जो लगभग खुले मैदान के किनारे तक फैल गई थी, कुछ मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने मुंह में लार भर ली और बहुत घबराहट में बड़बड़ाने लगे। युन लेंग के पैर कांपने लगे और वो जमीन से बाहर निकल आया, जहां उसके पैर फंसे हुए थे। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बार फिर हवा में उड़ गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। केवल इस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में इस अज्ञात मूल के सांप के आकार के जादुई जानवर को कम करके आका था। उसे तेजी से पीछे धकेलने के लिए अपनी डू तकनीक पर भरोसा करने की उसकी मूल आशा पहले से ही असंभव थी। उसकी नजर उस लड़ाई पर गई जहां हाई बोडोंग था। वहां तीनों बुजुर्गों को पहले से ही हाई बोडोंग द्वारा दबा दिया गया था, जब तक कि वे केवल एक साथ पीछे हटकर अपना बचाव नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों बहुत जल्द हार जाएंगे। एक तंग भौं के साथ युन लेंग ने एक बार फिर अपनी नजर आसमान के दूसरी तरफ घुमाई। उस स्थान पर
जियो यान अपने पंख फड़फड़ा रहा था और उनकी लड़ाई को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई शो देख रहा हो। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। लेकिन वे सभी लोग जो डू क्यूई पंखों का उपयोग कर सकते हैं, वे पहले से ही दूसरे पक्ष के मजबूत व्यक्ति के साथ लड़ाई में शामिल हैं। बाकी लोगों में शायद जियाओ यान से ज्यादा शक्तिशाली युद्ध क्षमता हो, लेकिन वे इस मामले में वंचित हैं कि वे लंबे समय तक उड़ान भरने में असमर्थ हैं। युन लेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, मैं केवल उन बुजुर्गों को आजमाने की कोशिश कर सकता हूं जो हवा के प्रकार की क्यूई विधियों का अभ्यास करते हैं। जब तक जियाओ यान को पकड़ लिया जाता है, तब तक ये सभी लड़ाइयां स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएंगी। ये सोचने के बाद युन लेंग ने अपना सिर नीचे किया और पत्थर के मंच पर बैठे कुछ बुजुर्गों को हाथ का इशारा दिखाया। तुरंत वो एक बार फिर मुड़ा और स्वर्ग निगलने वाले अजगर की ओर बढ़ गया। ऊंचे मंच पर 10 से अधिक बुजुर्ग युन लेंग के इशारे को देखकर थोड़ा चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और 4 बूढ़े लोगों ने सिर हिलाया। चारों खड़े हो गए और उनके शरीर के भीतर से एक हल्के हरे रंग की डू क्यूई ने उन्हें ढक लिया। एक हल्की हवा अचानक उनके चारों ओर बह गई और उनके कपड़ों को तब तक उड़ाती रही जब तक कि वे हवा में लहराने लगे। हवा से सहारा लेते हुए 4 सफेद वस्त्र पहने बूढ़े लोग वास्तव में धीरे धीरे हवा में उठे। तुरंत वे एक सुव्यवस्थित तरीके से अलग हो गए और जियाओ यान को घेरना शुरू कर दिया। जियाओ यान ने ये उस समय देखा जब 4 सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग हवा में उठे। तुरंत उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सावधानी से इन 4 बुजुर्गों से सुरक्षित दूरी बनाए रखी। हालांकि ये 4 लोग हाई बोर्डों को रोकने वाले 3 बुजुर्गों जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके बलशाली क्यू से कोई ये बता सकता था कि वे मजबूत लोग थे जो कम से कम डू लिंग वर्ग के थे। जियाओ यान ने उनसे सीधे तौर पर वार करने की हिम्मत नहीं की। जियाओ यान को पीछे हटते देखकर चारों बुजुर्ग चिंतित नहीं दिखे। वे फिर भी धीरे धीरे हवा में उठे। उन चारों ने एक चतुर्भुज आकार बनाया जो इशारा कर रहा था कि वे जियाओ यान को अपने बीच में बंद करना चाहते थे। जियाओ यान का शरीर हवा में लटका हुआ था क्योंकि वो ध्यान से 4 अलग अलग दिशाओं से सफेद वस्त्र पहने बुजुर्गों को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। चूंकि उसे पहले भी उन 3 बुजुर्गों द्वारा लगभग फंसने का अनुभव था, इसलिए उसने उन जगहों पर ज्यादा ध्यान दिया जहां ये लोग खड़े थे। इसलिए जब उसने देखा कि वे जिस स्थिति में खड़े थे वो थोड़ी अजीब थी, तो उसने जल्दी से अपना शरीर हिलाया और कम ऊंचाई से उन चारों के घेरे से बाहर निकल गया। वो एक दिशाहीन घरेलू मक्खी की तरह था, क्योंकि वो उन चारों को एक निश्चित व्यवस्थित स्थिति में आने से रोकने के लिए हवा में बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागने लगा। चारों बुजुर्ग जियाओ यान की चालाक हरकतों के सामने बेहद असहाय महसूस कर रहे थे। डू क्यू पंखों की एक जोड़ी के सहारे के बिना उनकी उड़ान की गति जियाओ यान के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए वे केवल सावधानी से करीब जा सकते थे। दूसरे पक्ष द्वारा एक निश्चित उद्घाटन प्रकट करने की प्रतीक्षा कर सकते थे और फिर एक साथ झुंड में घुस सकते थे। हालांकि उन चारों ने जियाओ यान की सावधानी की डिग्री को कम करके आंका था। भले ही इस साथी को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े और बार बार डू क्यू का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन वो उन चारों में से किसी के भी संपर्क में नहीं आया। कुछ समय तक इस पूरी तरह से निरर्थक पीछा के बाद चारों बुजुर्गों को आखिरकार थोड़ा अधीरता महसूस हुई। तुरंत खाली आसमान में कभी न खत्म होने वाली हवा के ब्लेडों का एक विशाल आवरण दिखाई दिया और जियाओ यान की ओर बेतहाशा गोली चलाई। उनका उद्देश्य इसे एक ऐसा रास्ता बनाने के प्रयास के रूप में इस्तेमाल करना था जिसका उपयोग वे अपने कब्जे को अंजाम देने के लिए कर सके। दुर्भाग्य से, हालांकि जियाओ यान, जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला की सुरक्षा थी, उन हवा के ब्लेडों के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। उसने डू क्यू कवच को भी बुलाया। भले ही उनमें से कुछ हवा के ब्लेड हरी लॉ की सुरक्षा को पार कर गए हों, लेकिन ये उसके कवच पर केवल एक सफेद रंग का निशान छोड़ देगा।
जियाओ यान का शरीर बार बार चमकता और चकमा देता। उसने हमलों के बीच के अंतराल का लाभ उठाते हुए अपनी आंखों के कोने से चारों ओर देखा। हाई बोर्डों की तरफ, दूसरी तरफ के 3 डू वांग पहले ही इस हद तक लड़ चुके थे कि उनमें प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी। हाई बोर्डों के उस जंगली हमले के तहत उनकी संयुक्त रक्षा भी लगातार कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ, अगर कोई उनकी व्यक्तिगत रूप से तुलना करे तो यू लिंग की ताकत स्पष्ट रूप से उन 3 बुजुर्गों से कहीं ज्यादा थी। इसलिए भले ही स्वर्ग निगलने वाला अजगर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे हराने में उसे कुछ कठिनाई हुई। वर्तमान में दोनों पक्ष एक कठिन लड़ाई में प्रवेश कर चुके थे, जहां कोई भी अपने प्रतिद्वंद्वी का कुछ नहीं कर सकता था। संकुचित आंखों से जियाओ यान ने स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा, जो यू लिंग के साथ एक भयंकर लड़ाई में उलझा हुआ था। उसने भारी रूलर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और एक बार फिर से हवा के झोंकों से बचने के लिए अपने शरीर को हिलाया, जबकि वो किसी मौके का इंतजार कर रहा था। आसमान में भयंकर लड़ाई कुछ मिनटों तक जारी रही। अंत में जब एक तीव्र ऊर्जा विस्फोट की आवाज आई तो 3 मानव आकृतियां बेहद भयानक परिस्थितियों में आसमान से नीचे गिरी। अंत में वे जमीन पर गिर गई और कठोर जमीन में 3 गहरे निशान छोड़ गई। हर किसी ने जल्दी से अपनी आंखें घुमाई और पाया कि जो 3 लोग गिरे थे वे वास्तव में 3 डू वांग थे, जो हाई बोर्डों से लड़ रहे थे। वर्तमान में तीनों के चेहरे पर कम तापमान की वजह से थोड़ा हरापन था। ठंडी हवा ऊपर की ओर मुड़ी और उनके सिर के ऊपर हवा में रिसने लगी। उनके शरीर बार बार कांप रहे थे। तुम्हारे शरीर में मेरी बर्फीली ठंडी क्यूई है। अगर तुम शांत हो जाओ और उन्हें बाहर निकाल दो तो तुम 1 घंटे के बाद ठीक हो जाओगे। हालांकि अगर तुम इस अवधि के दौरान डू क्यूई का उपयोग करना जारी रखते हो तो ठंडी हवा तुम्हारे क्यूई पथों को नष्ट कर देगी। जब वो समय आएगा तो आपकी अंदरूनी चोटें ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगी जहां उन्हें कम से कम 10 दिन से लेकर आधे महीने के समय के बिना ठीक नहीं किया जा सकता। हाई बोर्डोंग ने धीरे से सांस छोड़ी जबकि वो हवा में था। फिर उन तीनों की ओर देखा और धीरे से बोला। ये सुनकर तीनों मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों के हाव-भाव बदल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और केवल जल्दी से एक दूसरे पर पैर रखकर बैठ गए। उन्होंने अपनी डू क्यूई को प्रसारित किया और अपने शरीर से ठंडी हवा को बाहर निकालना शुरू कर दिया। टस्क टस्क ओल्ड हाई की बर्फीली ठंडी क्यूई पहले की तुलना में कमजोर नहीं है। जिया जिंग तियान ने अपने होठों को चटकाया और हंसते हुए हाई बोर्डों को देखा, जो अस्थायी रूप से 3 डू वांग को 10 मिनट से अधिक समय में लड़ने की क्षमता खोने में सक्षम था। उन तीनों साथियों की ताकत केवल 2 से 3 सितारों वाले डू वांग के आसपास है। हालांकि वे अपनी मर्जिंग डू तकनीक के प्रभाव को उधार लेकर कुछ समय के लिए हाई बोर्डों को विलंबित करने में कामयाब रहे, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिके। फामा ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी नजर उस ओर गई जहां स्वर्ग निगलने वाला अजगर था और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, इस जादुई जानवर में कौन सी प्रजाति है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? इसकी ताकत काफी अच्छी है और वास्तव में युन लिंग के साथ गतिरोध तक पहुंचने में सक्षम है। जिया जिंग तियान का चेहरा भी इसी तरह थोड़ा खोया हुआ था। उसकी नजर विशाल सांप के आकार के शरीर को घूरती रही और बुदबुदाया, किसी अज्ञात कारण से ये चीज मुझे किसी तरह का परिचित एहसास देती रहती है, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद मैंने भी कभी ऐसा 7 रंगों वाला सांप के आकार का जादुई जानवर नहीं देखा। फामा ने आह भरी। अपने दिल में उसने महसूस किया कि जियाओ यान कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वो समझ नहीं पाया। वो वास्तव में नहीं जानता था कि जियाओ यान को ये रहस्यमय और मजबूत जादुई जानवर कहां से मिला था। जब हाई बोर्डोंग ने आकाश में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के उन 3 बुजुर्गों को हराने और पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की, तो उसका शरीर तुरंत हिलने लगा।
वो तेजी से ऊर्जा आवरण के किनारे पर दिखाई दिया। उसके हाथों की अचानक लहर के साथ अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ठंडी ऊर्जा की लहरें बाहर निकली और बार बार ऊर्जा आवरण से टकराईं। हर बार जब वे टकराते तो वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लगभग 100 उपयाजकों में से एक या दो के चेहरे को तुरंत पीला कर देते और उनके शरीर तुरंत हिल जाते, उस बिंदु तक पहुंच जाते जहां वे गिरने वाले थे। हाई बोर्डों के इस जंगली हमले के तहत वो मोटा सफेद रंग का ऊर्जा आवरण बार बार नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से धुंधला हो रहा था। हाई बोर्डों, बेहतर होगा कि तुम बहुत आगे न बढ़ो। जैसे ही उसकी गुस्से से भरी आंखों ने ऊर्जा आवरण को देखा जो अस्थिर हो गया था और गिरने वाला था, युनलेंग, जो खुद को स्वर्ग निगलने वाले अजगर के साथ उलझाव से नहीं निकाल पाया था, केवल गुस्से से चिल्ला सकता था। युलेंग के हाव भाव बदल गए थे। तभी उग्र चीखें बंद हो गई थी। कोई भी देख सकता था कि स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने उसके ध्यान भटकने के अवसर का लाभ उठाते हुए एक बार फिर अचानक अपने विशाल मुंह से 7 रंगों वाले तरल पदार्थ का एक बड़ा समूह थूक दिया था। अरे! युलेंग ने एक नरम गाली दी। उसने जल्दी से पीछे हटते हुए अपने हाथों को हिलाया और जिस रास्ते से वो पीछे हटने जा रहा था उस पर बार बार कई मोटी चट्टान की दीवारें दिखाई दी। 7 रंगों वाले तरल पदार्थ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और वो आगे बढ़ गया। कठोर चट्टान की दीवार का बहुत कम प्रभाव दिखाई दिया। हालांकि जब युलेंग कुछ हद तक घबराए हुए तरीके से पीछे हट रहा था तो उसने ये नहीं देखा कि जियाओ यान से उसकी दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर मुझे युलेंग को वापस जाने के लिए मजबूर करने का मौका मिल जाता है तो संभावना है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में मुझे जाने से रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। चूंकि जियाओ यान को चारों बुजुर्गों को काबू में रखने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो आसमान में हो रही लड़ाइयों पर पूरा ध्यान दे रहा था। वो युनलेंग, जो घबराए हुए तरीके से पीछे हट रहा था, उसे भी उसने देखा। जियाओ यान की हथेली ने अचानक रूलर के मूठ को कसकर पकड़ लिया। उसने अचानक अपना शरीर घुमाया और वो अनगिनत निगाहों के सामने सीधे युनलेंग की ओर उड़ गया। क्या ये बंदा खुद को पकड़े जाने दे रहा है? जैसे ही उन्होंने जियाओ यान की हरकत देखी, लगभग सभी के दिल इस स्तब्ध तरीके से बुदबुदाने लगे। उन हैरान नजरों को नजरअंदाज करते हुए जियाओ यान ने रूलर के मूठ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसने उसे धीरे से उठाया और एक गहरी सांस ली। इस समय उसके शरीर में डू क्यूई उबलते पानी की तरह था, क्योंकि ये अचानक से उतार चढ़ाव करने लगा था। गहरे काले रंग के रूलर का शरीर अचानक से आग की तरह लाल हो गया था, बहुत ज्यादा गर्म लोहे की तरह। हेवी जुआन रूलर के रंग में बदलाव के बाद जियाओ यान के चेहरे पर भी तुरंत लाली छा गई। उसके शरीर के भंवर में हीरे के आकार का डू क्रिस्टल धीरे धीरे हिल रहा था, जिससे भारी डू क्यूई ऊर्जा की लहरें निकल रही थी। जिसके बाद ऊर्जा उसके क्यूई पथों के साथ आगे बढ़ी और पूरी तरह से हेवी जुआन रूलर में भर गई। पहले बुजुर्ग सावधान। जैसे ही उन्होंने जियाओ यान के भारी रूलर को देखा, जो अचानक आग की तरह लाल हो गया था, हवा में जियाओ यान का पीछा कर रहे 4 बुजुर्गों ने जल्दी से चेतावनी भरी चीख निकाली। एक छोटा सा साथी जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। युनलेंग ने जियाओ यान को तब महसूस किया था जब वो उसकी ओर उड़ रहा था। हालांकि युनलेंग का ज्यादातर ध्यान स्वर्ग निगलने वाले अजगर पर था, जो उसका पीछा कर रहा था। जियाओ यान के हमले का सामना करते हुए उसने बेतरतीब ढंग से एक चट्टान की दीवार को बुलाया जो लगभग आधा फीट मोटी थी। उसने सोचा कि जियाओ यान की ताकत के साथ ये चट्टान की दीवार उसके किसी भी भयंकर हमले को रोकने के लिए पर्याप्त होगी। जियाओ यान के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी जब उसने उस चट्टान की दीवार को देखा, जो बहुत मोटी नहीं मानी जाती थी। उसके शरीर में मौजूद डू क्यूई लगातार शासक के शरीर में भर रही थी। डू क्यूई के गिरने के बाद
उसके आसपास का तापमान भी तेजी से गर्म हो गया। अंत में इसने आसपास की हवा को थोड़ा धुंधला कर दिया। एक निश्चित क्षण में जब युनलैंग अपना सारा ध्यान स्वर्ग निगलने वाले अजगर पर लगा रहा था, जिसने आखिरी बचाव को तोड़ दिया था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने अचानक पलटकर जियाओ यान के हाथ में मौजूद विशाल शासक को देखा, जो एक तीव्र लाल चमक उत्सर्जित कर रहा था। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। शासक पर निहित ऊर्जा पहले से ही उसके अनुमान से कहीं अधिक थी। पहले एल्डर युनलैंग, इसे आजमाओ। बर्फीले ठंडे तरीके से जियाओ यान ने युनलैंग को देखा, जहां आखिरकार उसके चेहरे पर घबराहट उभर आई थी। जियाओ यान के मुंह का कोना खुल गया, जबकि उसके हाथ में भारी रूलर डूबते सूरज की तरह हिंसक रूप से नीचे की ओर टूट गया। ज्वाला विभाजक सुनामी। एक पल में वो चट्टान की दीवार फटकर अलग हो गई। नीचे अनगिनत चौंकती निगाहों के नीचे लाल रंग का विशाल रूलर एक गर्म आग की लहर लेकर आया और युनलैंग के सिर की ओर भयंकर रूप से टूट पड़ा। इस समय पूरा चौक पूरी तरह से शांत था। इस समय चौक में मौजूद नालन यानरान के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यान वास्तव में इतना मजबूत हमला करने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था कि उसने वास्तव में उसके साथ पहले की लड़ाई में अपनी ताकत छिपाई थी। उसका लाल, चिकना, छोटा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। काफी देर बाद नालन यानरान ने आखिरकार एक उदासीन तरीके से अपना सिर नीचे कर लिया। उसने स्वीकार किया कि जियाओ यान का ये मजबूत हमला कुछ ऐसा था जिसका सामना वह भी नहीं कर सकती थी। क्या भयानक आदमी है, उसने धीरे से बुदबुदाया और उसके सुंदर चेहरे पर एक कड़वा भाव उभर आया। उस बेकार व्यक्ति ने उस समय उसके सामने कई चमत्कार दिखाए थे। इस तरह के प्रहारों ने नालन यानरान के दिल में एक खट्टी, दर्दनाक भावना पैदा कर दी। अचानक आसमान में एक लाल रंग की अग्नि जैसी रोशनी दिखाई दी, जो डूबते सूरज की तरह थी। एक पल में लाल रंग की अग्नि ने चौक से सूरज की रोशनी को गायब कर दिया था। आग की गर्म लहर ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे किसी भट्टी में हों। अनेक निगाहों के सामने लाल रंग की अग्नि युनलैंग के सिर पर जोरदार धमाके के साथ लगी, जब वो समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। पूरे आसमान में एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी। धमाका। लाल रंग की अग्नि युनलैंग के सिर पर भयंकर तरीके से लगी और एक अतुलनीय भयंकर शक्ति तुरंत फट गई। इस समय युनलैंग के सिर से एक तीव्र दर्द फैलने लगा, मानो उसका सिर फटने वाला हो। आह! आसमान में युनलैंग ने अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया, जहां से लगातार खून बह रहा था। उसके मुंह से एक करुण विलाप निकला। उसका शरीर भी एक पक्षी की तरह हो गया था, जिसने अपने पंख खो दिए थे, क्योंकि वो सीधे जमीन की ओर गिर गया था। उसका शरीर तेजी से नीचे गिरा। जैसे ही वो जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर था, युनलैंग ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने शरीर को मजबूती से स्थिर किया। उसके शरीर से एक ग्रे सफेद रंग की शक्तिशाली चमक निकली। एक पल में मजबूत चमक ने एक उग्र भावना को जन्म दिया और तुरंत उस उग्र लाल रेखा को एक ऐसे बल का उपयोग करके दबा दिया जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। इस हमले के साथ इसे बलपूर्वक दूर कर दिया। क्या डू वांग के क्रोध को समेटे हुए जवाबी हमला कुछ सामान्य होगा? उग्र लाल रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और युनलैंग के शरीर से निकली मजबूत ग्रेसफेद रोशनी तेजी से उसके शरीर में वापस चली गई। तेज रोशनी गायब हो गई और युनलैंग एक बार फिर सभी की नजरों में आ गया। हालांकि जब नीचे की सभी निगाहों ने युनलैंग की वर्तमान उपस्थिति को देखा, तो चौक तुरंत एक मौत की तरह शांत हो गया। काफी देर बीत गई और एक के बाद एक कई लोगों की ठंडी सांसें लेने की आवाजें सुनाई दी। हवा में युनलैंग की पीठ पर पंख सुस्त तरीके से फड़फड़ा रहे थे। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी उंगलियों के बीच से ताजा चमकीला लाल खून रिस रहा था
और जमीन पर गिरते ही टपकने की आवाज आ रही थी। इसने उसके चेहरे को लगभग खून के लाल रंग से रंग दिया था। युन लेंग का हाथ धीरे धीरे उसके सिर से हटा। तुरंत एक गहरा घाव जो आधा इंच से अधिक मोटा था, जो उसके माथे के बाएं कोने से उसके दाहिने कान के किनारे तक फैल गया था। गहरे घाव में घनी सफेद हड्डी को चौंकाने वाला देखा जा सकता था। ये एक भयानक चोट थी। अगर युन लेंग ने एक पल पहले थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया की होती तो जियाओ यान के इस वार से उसका सिर कट सकता था। मूल रूप से जियाओ यान की ताकत के साथ युन लेंग को इतनी भयानक चोट पहुंचाना असंभव था, भले ही उसने डी क्लास डू तकनीक का इस्तेमाल किया हो। हालांकि बाद वाले ने प्रतिद्वंदी को बहुत हल्के में लिया था। अगर वो पहले ही अपने माथे पर ऊर्जा की परत चढ़ा लेता तो ये झटका उसे ज्यादा से ज्यादा मामूली चोट पहुंचाता। ऐसी चोट जिसमें युन लेंग ने लगभग अपनी जान गंवा दी थी, निश्चित रूप से नहीं होने वाली थी। युन लेंग का हाथ धीरे धीरे कांपने लगा। उसकी छाती बार बार ऊपर नीचे होने लगी। उसने तीव्र दर्द को सहन किया और अपना सिर ऊपर उठाया। उसका वो बूढ़ा चेहरा अब बहुत ही क्रूर दिखाई दे रहा था। दोनों आंखें आकाश में जियाओ यान को बुरी तरह घूर रही थी। उस तरीके से संकेत मिल रहा था कि वो दूसरे पक्ष को हजारों टुकड़ों में काटने के लिए आतुर था। अच्छा, अच्छा, कितना अच्छा आदमी है। इस बूढ़े ने तुम्हें कम आंका है। युन लेंग ने अपने दांत भींचे और ठंडी हंसी। उसके सिर से जो तीव्र दर्द प्रसारित हुआ, उससे युन लेंग को थोड़ा चक्कर आने लगा। हालांकि तीव्र दर्द की तुलना में उसकी आत्मा के क्रोध ने युन लेंग को लगभग तर्क करने की शक्ति खो दी। मिस्टी क्लाउड सेक्ट में लगभग 1000 मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों के सामने उसने वास्तव में अपनी जान एक ऐसे युवा साथी के हाथों खो दी थी जो 20 साल का भी नहीं था। उसने वास्तव में बहुत ज्यादा सम्मान खो दिया था। युन लेंग ने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से जल्दी से हीलिंग मेडिसिन की कुछ बोतलें निकाली और उन सभी को अपने घावों पर लगाया। उसने महसूस किया कि उसके घावों के चारों ओर धीरे धीरे एक ठंडी अनुभूति फैल रही है। तभी युन लेंग को लगा कि दर्द कम हो रहा है और थोड़ा सुकून मिल रहा है। क्रूर आंखों से उसने जियाओ यान को घूरा और एक गहरी सांस ली और फिर उग्र तरीके से बोला, जियाओ यान, तुम आज मिस्टी क्लाउड सेक्ट को एक टुकड़े में छोड़ने के बारे में भूल जाओ। जियाओ यान ने उदासीनता से युन लेंग को देखा, जिसका सिर ताजा खून से भरा हुआ था। उसे अपने दिल में थोड़ी दया महसूस हुई। एक डी क्लास डू तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद उसने केवल युन लेंग को थोड़ी अधिक गंभीर चोट पहुंचाई थी। मूल रूप से जियाओ यान ने सोचा था कि वो इस बूढ़े साथी को खत्म करने के लिए सीधे शासक का उपयोग कर सकता है। अभी अभी जियाओ यान ने जो डू तकनीक इस्तेमाल की है वो एक डी क्लास डू तकनीक होनी चाहिए, है ना? विशाल पेड़ पर जिया जिंग तियान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और युन लेंग को घूरने लगा, जिसका चेहरा ताजा खून से लथपथ था। फिर वो जियाओ यान की ओर मुड़ा और धीरे से बुदबुदाया। वो सिर्फ दाडूशी की ताकत से युन लेंग को चोट पहुंचाने में सक्षम था। मुझे लगता है कि डू तकनीक वर्ग डी वर्ग से कम नहीं होगा। फामा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आश्चर्यचकित स्वर में बोला, यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि वो इसे छिपा रहा था। पहले नलन यानरान के साथ अपनी लड़ाई में उसके लिए जीतना बहुत मुश्किल नहीं था, भले ही उसने कोई चाल न चली हो। जिया जिंग तियान ने एक आह भरी। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, आखिर इस आदमी को इतनी सारी चीजें कहां से मिली? पहले ये स्वर्गीय ज्वाला थी, फिर ये डू वांग वर्ग का पालतू जानवर था, अब ये डी वर्ग की डू तकनीक है। मुझे मत बताओ कि कोई बहुत बड़ा गुट है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो पीछे से उसका समर्थन कर रहा है। फाम मां ने अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो उसे लगा कि जियाओ यान के लिए इन तुरुप के पत्तों को निकाल पाना बहुत अजीब था, जिसने उन्हें भी चौंका दिया। कम से कम कीमियागर संध के लिए किसी भी स्वर्गीय लपटों
या डू वांग वर्ग के पालतू जानवर को खत्म करना निश्चित रूप से असंभव था। इसकी ताकत को देखते हुए मुझे मत बताओ कि यह जियाओ कबीला है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, फामा ने खुद का मजाक उड़ाया और अपना सिर हिला दिया। जियाओ कबीले की क्षमता के साथ जुआन वर्ग की डू तकनीक को खत्म करने में सक्षम होना पहले से ही कुछ मुश्किल था। अगर वे डी क्लास की डू तकनीक रखना चाहते थे तो निस्संदेह ये एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। दोनों ने नजरें मिलाई और एकाब भरते हुए भौहें सिकोड़ी। अपने गुट की जानकारी के साथ जिसे वे नियंत्रित करते थे, उनके पास वास्तव में कोई सूचना चैनल नहीं था जो इन 3 वर्षों के दौरान जियाओ यान के स्थान की सटीक खबर प्राप्त कर सके। जियाओ कबीले का बेकार व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ जब नालन यानरान सगाई रद्द करने के लिए गया। क्या ये नालन यानरान की सगाई रद्द करने के कृत्य की उत्तेजना के कारण था? वे दोनों फूट फूट कर हंसे। अगर ऐसा सच में होता तो क्या नालन यानरान को ऐसा कुछ करने वाला माना जा सकता था जिसका उसे हमेशा पछतावा रहेगा? युनलिंग के शरीर से निकलने वाली आकाश में मोटी भयंकर शक्ति को नीचे मौजूद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत महसूस कर लिया। वे जल्दी से एक दूसरे का सामना करने लगे और थोड़ी सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की ताकि युनलिंग, जो विस्फोट करने के लिए तैयार थी, गुस्से में फट न जाए। जियाओ यान का यह कृत्य वास्तव में निर्दयी है। हाई बोडोंग, जो ऊर्जा आवरण के किनारे पर था, भी चौक में घटनाओं के मोड़ से हैरान था, जिससे उसने अपना सिर घुमा लिया जब उसने भयानक दिखने वाले युनलिंग को देखा, जिसे तब तक पीटा गया था जब तक कि उसका सिर कट नहीं गया था और जगह जगह खून बह रहा था। वो अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और चुपचाप हंसा। बूढ़े हाई, जल्दी करो और अवरोध को तोड़ दो। यहां ज्यादा देर तक न रुकना ही बेहतर है। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया, हाई बोडों की दिशा में देखा और उसे जल्दी करने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे 3 मिनट दो। हाई बोडों ने अपना सिर हिलाया। उसने कुछ भी बेतुका नहीं कहा और अपना सिर घुमाया तथा ऊर्जा आवरण पर हिंसक विनाश करना शुरू कर दिया। हालांकि वो ऊर्जा आवरण जो लगभग 100 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के उपासकों द्वारा एक साथ बनाया गया था, काफी मजबूत था। हालांकि ऊर्जा तरंगे बार बार उत्सर्जित हो रही थी, लेकिन अंततः ये टूट नहीं पाई। हाई बोडोंग, चूंकि तुम हमें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का चेहरा नहीं देते, इसलिए इस बूढ़े मुझे तुम्हें, जो कभी बर्फ सम्राट था, कोई चेहरा देने की जरूरत नहीं है। युनलिंग के क्रूर चेहरे ने ऊर्जा आवरण को देखा जो बार बार हिल रहा था और वो उग्र रूप से चिल्ला रहा था। हाई बोडोंग ने युनलिंग की चीख को अनदेखा कर दिया। उसने ऊर्जा आवरण पर जंगली और शक्तिशाली हमले जारी रखे। अब जब चीजें पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी थी तो किसी और बात पर बाद में चर्चा करनी होगी। उसे वास्तव में विश्वास नहीं था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में प्राइमर कबीले के साथ कुछ भी करने की हिम्मत थी। आखिरकार एक पागल प्रतिशोधी डू हुआंग किसी को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। हालांकि शुरू में क्रोधित युनलिंग अचानक शांत हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और एक बर्फीले ठंडे स्वर में उसने लगभग 1000 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सभी शिष्यों को जोर से आदेश दिया। सभी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य सुनो, कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन का गठन करें। इस साथी ने वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के महान गठन का उपयोग करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि जियाओ यान ने वास्तव में उसे थोड़ा पागल बना दिया है। युनलिंग की चीख सुनकर गुहे चौंक गया। उसके माथे थोड़े सिकुड़े हुए थे क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से बोला। जैसे ही उन्होंने चौक में गूंजने वाले ठंडे आदेश को सुना, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अनगिनत शिष्य चौंक गए। वे एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर एकजुट होकर चिल्लाने लगे। अंत में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही पल बाद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के सिर से सफेद रंग की ऊर्जा के धागे निकलने लगे। सफेद रंग का कोहरा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। अंत में इसने लगभग पूरे आसमान को ढक लिया।
एक नजर में ऐसा लगा कि कोई बादलों के समुद्र में था, जबकि युनलिंग उन सब के बीच में था। सभी बुजुर्ग, मेरा साथ दें। युनलिंग ने एक बार फिर ठंडी चीख निकाली, क्योंकि उसने अपने चारों ओर धुंध की ऊर्जा को देखा। उसके चेहरे पर खून के धब्बे पहले से ही खूनी पपड़ी में बदल चुके थे, जो बेहद भयानक लग रहे थे। युनलिंग की चीख के बाद पत्थर के मंच पर 10 से अधिक सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग तुरंत व्यवस्थित तरीके से खड़े हो गए। उनके शरीर आगे की ओर उछले और तेजी से अलग हो गए, जिसके बाद वे चौक के चारों ओर लगे कुछ ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए। उनके हाथों से बनी मुहरें एक जैसी थी। जैसे जैसे उनके हाथों की मुहरें बदलती गई, आसमान में फैले बादलों का समुद्र भी अचानक से हिलने लगा। बादलों के समुद्र के बीच में बादल की ऊर्जा तेजी से एकत्रित होने लगी। एक पल बाद यह वास्तव में युनलिंग के सामने लगभग 10 फीट चौड़े एक सफेद रंग के ऊर्जा सर्पिल गोले में जम गई। हाँ, युनलिंग ने धीरे से अपना पत्थर का हाथ उठाया और दूर से सफेद रंग के सर्पिल गोले को नियंत्रित किया। युनलिंग की आंखों में एक दुष्टता चमक उठी। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ वो सर्पिल गोला, जिसने सभी मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों से ऊर्जा एकत्र की थी, एक बेहद भयानक गति से आसमान की ओर बढ़ा, जहां जियाओ यान था। सफेद रंग के सर्पिल गोले की गति बेहद भयानक थी। जिस भी जगह से वो गुजरता, वहां एक लंबा वैक्यूम दिखाई देता। उस जगह पर हवा भी विशाल ऊर्जा से दब गई थी, जब तक कि वो शून्य में बदल नहीं गई। जियाओ यान, सावधान। जिस क्षण गठन हुआ, हाई बोर्डों को कुछ महसूस हुआ। इसलिए जब उसने देखा कि ऊर्जा गेंद जियाओ यान की ओर बढ़ रही है, तो वो जल्दी से चिल्लाया। उस ऊर्जा गेंद में निहित ऊर्जा को दाडूशी के रूप में जियाओ यान के लिए झेलना असंभव था। बहुत देर हो चुकी है। अपनी गति के साथ वो इसे चकमा नहीं दे सकता। हाँ, युनलिंग बेतहाशा हंसा। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और सर्पिल गेंद चमक उठी और जियाओ यान के सामने आ गई, जिसका चेहरा काफी बदल गया था। ये एक भयानक शक्ति लेकर आगे की ओर हिंसक रूप से टकरा रही थी। जियाओ यान के चेहरे पर भयानक भाव थे, क्योंकि उसने उस विशाल ऊर्जा गेंद को देखा जो विस्फोटक रूप से उसकी ओर बढ़ रही थी। जियाओ यान के दिल में आखिरकार कुछ घबराहट दिखाई देने लगी। इस तरह की ऊर्जा एक साधारण डू वांग द्वारा छोड़ी जाने वाली ऊर्जा से कहीं अधिक थी। हालांकि इसकी हमला करने की गति भी ऐसी थी जो किसी को भागने नहीं देती थी। जियाओ यान की आंखें ऊर्जा की गेंद पर ध्यान से टिकी हुई थी, जो लगातार करीब आ रही थी। जियाओ यान अपने दांत भींचकर उससे लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के कोने से 7 रंगों वाली परछाई चमक उठी। आसमान से एक बहुत बड़ी परछाई गिरी। स्वर्ग निगलने वाले अजगर का अतुलनीय रूप से विशाल शरीर नीचे की ओर चमक उठा। उसने अपनी विशाल पूंछ हिलाई और उसका शरीर ऊपर की ओर तैरने लगा, जिससे जियाओ यान सुरक्षित रूप से उसके भीतर सुरक्षित हो गया। धमाका! पूरे आसमान में बिजली गिरने जैसी एक बहरा करने वाली आवाज गूंजी। उसके साथ ही एक सांप की तीखी फुफकार भी सुनाई दी। अनगिनत उत्सुक निगाहों के सामने ऊर्जा का गिरना धीरे धीरे बिखरने लगा, जिससे 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर प्रकट हुआ, जिस पर हमला हुआ था। वर्तमान स्वर्ग निगलने वाले अजगर का रूप काफी दयनीय था। पहले हुए भयानक हमले में इसके मूल रूप से सुंदर चिकने 7 रंगों वाले सांप के आधे से ज्यादा हिस्से फट गए थे। फटे हुए सांप के तराजू से चमकीला लाल ताजा खून रिस रहा था और हल्की बूंदाबांदी की तरह टपकने लगा। इसका विशाल शरीर थोड़ा हिलता डुलता था, जिससे इसके भीतर का हानिकर जियाओ यान बाहर आ जाता था। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और सांप की आंखों की चमक को देखा, जो बहुत कमजोर हो गई थी। उसके चेहरे पर टपकता ताजा खून कुछ गर्म लग रहा था। हिस! स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने जियाओ यान की ओर अपनी जीभ हिलाई।
इसकी सांप की आंखों में बेहद मानवीय चिंता थी। वर्तमान में स्वर्ग निगलने वाला अजगर पहले से ही जादुई जानवर के रैंक 5 पर पदोन्नत हो चुका था और उसके पास पहले से ही एक ऐसी बुद्धि थी जो मनुष्यों से कम नहीं थी। यदि ये रानी मेडुसा की आध्यात्मिक शक्ति से दबा हुआ नहीं होता तो ये संभावना थी कि ये पहले से ही मानव भाषा बोलने में सक्षम होता। जब से स्वर्ग निगलने वाला अजगर पैदा हुआ था तब से उसने सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखा था वह जियाओ यान था, जिसके बाद वो जियाओ यान के साथ सौहार्दपूर्वक रह रहा था। हालांकि वो एक जानवर था, लेकिन उसने जियाओ यान के प्रति पहले से ही एक रिश्तेदारी जैसी भावना विकसित कर ली थी। जियाओ यान ने अपने दांत कस लिए। उसने स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा। उसके शरीर पर अधिकांश शल्क फटे हुए थे। एक क्रोध जो लगभग उसके तर्क को धो चुका था उसके भीतर उठ खड़ा हुआ था। विशेष रूप से स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आंखों में मानव जैसी चिंता को देखने के बाद। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि उसके तर्क ने उसके क्रोध को दबा दिया। जियो यान ने नीचे युन लेंग को एक अंधेरे और ठंडे तरीके से देखा, जिसके बाद उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से उपचार की दवा की एक के बाद एक बोतलें निकाली और उन्हें स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर पर पटक दिया। जब बोतलें उन तराजू पर टूट गई तो वे अचानक टूट गई। घावों पर एक गर्म उपचार तरल बह गया, जिससे स्वर्ग निगलने वाले अजगर के दर्द को कम करने में मदद मिली। कितना भाग्यशाली साथी! पिछली बार इस जानवर ने तुम्हें बचाया था, लेकिन इस बार क्या हुआ? युन लेंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा, जिसे कुछ गंभीर चोट लगी थी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल ऊर्जा सर्पिल गोला एक बार फिर बादलों के समुद्र में जमा हो गया। गोले की सतह पर ऊर्जा बाहर निकल गई और एक भयानक बल ने आसपास की हवा को तब तक चकनाचूर कर दिया जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। भाड़ में जाओ! युन लेंग के चेहरे पर एक क्रूर रूप उभर आया। उसके हाथ अचानक आगे बढ़े और एक बार फिर से संपीड़ित हवा की आवाज के साथ एक बहुत बड़ा ऊर्जा गोला, क्षितिज से सुनी जा सकने वाली एक तेज आवाज, जियाओ यान की ओर विस्फोटक रूप से फेंका गया। जियाओ यान ने अपनी आंखों में फैल रहे ऊर्जा गोले को ध्यान से देखा। उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और भारी जुआन शासक को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। उसके शरीर में डू क्यूई भी बेतहाशा घूम रहा था। हे यू लेंग, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पहले बुजुर्ग के रूप में आपकी स्थिति के साथ आपने वास्तव में युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना क्रूर हमला किया। आप वास्तव में इतने बेशर्म हैं। जैसे ही ऊर्जा गोला जियाओ यान की ओर बढ़ने वाला था, हाई बोर्डों की ठंडी हंसी आखिरकार गूंज उठी। 10,000 बर्फ के फूलों का दर्पण। जैसे ही चीख निकली, एक विशाल बर्फ का दर्पण जो दसियों फीट की जगह को घेरे हुए था, अचानक जियाओ यान के सामने फैल गया। अनगिनत छोटे छोटे विमान दर्पण की सतह को ढक रहे थे। सूरज की रोशनी में ये एक दर्पण की तरह दिखाई दे रहा था जो सूरज की रोशनी से बना था। धमाका! ऊर्जा गेंद बर्फ के दर्पण से जोर से टकराई। अतुलनीय रूप से बड़ी ऊर्जा ने तुरंत अनगिनत छोटे विमानों को बिखेर दिया। ऊर्जा गेंद के गायब होने के बाद बर्फीले दर्पण को कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन ये तब तक बना रहा जब तक कि आसपास के वातावरण में व्याप्त बादल ऊर्जा गायब नहीं हो गई। तभी एक दरार की आवाज सुनाई दी और दर्पण धीरे धीरे गिरने वाले बर्फ के क्रिस्टल में फट गया जो आकाश को भर दिया। अरे, क्या तुम ठीक हो? एक मानव आकृति चमकी और हाई बोर्डोंग जियाओ यान के सामने प्रकट हुआ। पूर्व ने अपनी पीठ जियाओ यान की ओर करके पूछा, मैं ठीक हूं। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया, शासक को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोला, इस बार यह परेशानी भरा होने वाला है। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि यह बंदा इतना उग्र हो गया है कि उसने वास्तव में कवरिंग सन क्लाउड फॉर्मेशन को छोड़ दिया है। यह मिस्टी क्लाउड सेक्ट का सबसे बड़ा फॉर्मेशन है जिसका उपयोग आमतौर पर
सेक्ट की रक्षा के लिए किया जाता है। इसे सक्रिय करने की कीमत कम नहीं लगती। कई साल पहले इसने मिस्टी क्लाउड सेक्ट को कई अज्ञात कठिनाइयों को दूर करने में मदद की थी। हाई बोर्डों की नजर धीरे धीरे नीचे बादलों के समुद्र पर घूम गई। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, जब तक मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों के भीतर अभी भी ऊर्जा बची हुई है, तब तक ये हमारे लिए लगभग 1000 मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों से लड़ने के बराबर होगा। यहां तक कि एक डू हुआंग भी इसकी पूरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। जियाओ यान ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी और फिर गहरी और नरम आवाज में बोला, तो हम क्या करें? हाई बोडोंग ने अपना सिर उठाया और उस ऊर्जा आवरण को देखा जिसने चौक को घेर रखा था। उसने कहा, जब तक हम इस चीज को तोड़ नहीं सकते, जब तक ये टूटती रहेगी, मैं तुम्हें इस जगह से दूर ले जा सकूंगा। हालांकि मुझे अभी तुम्हारी रक्षा करनी है और मैं ऐसा करने में अपना ध्यान नहीं लगा सकता। जब उसने इतना कहा तो उसने जियाओ यान के पीछे विशाल स्वर्ग निगलने वाले अजगर पर नजर डाली और कहा, वो ऊर्जा दीवार 100 से ज्यादा मिस्टी क्लाउड सेक्ट डीकन द्वारा बनाई गई है। इसकी डू वांग क्लास की ताकत के साथ इसे तोड़ने में काफी समय लग सकता है। फिर भी जिस चीज की हमें अभी सबसे ज्यादा कमी है वो है समय। स्वर्ग निगलने वाला अजगर और मैं जाकर कोशिश करेंगे। ओल्ड हाई, उन लोगों के हमलों से बचाव में हमारी मदद करो। जियाओ यान ने एक पल के लिए सोचा, जवाब देने से पहले एक त्वरित निर्णय लिया। वर्तमान में उनके पास खर्च करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं था। हम इसे केवल इसी तरह से कर सकते हैं। युनलेंग के उस आवरणकारी सूर्य बादल निर्माण का सामना केवल डू हुआंग वर्ग के एक मजबूत व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। यह सौभाग्य की बात है कि युन युन अनुपस्थित है। अन्यथा अगर उसने अपनी डू हुआंग शक्ति का उपयोग इस बड़े गठन की कमान संभालने के लिए किया तो डू जोंग वर्ग का एक मजबूत व्यक्ति भी उससे डर जाएगा। हालांकि वो जानता था कि जियाओ यान के लिए ऊर्जा अवरोध को तोड़ना काफी मुश्किल था, क्योंकि बाद की ताकत के कारण हाई बोर्डों के पास इस स्थिति में पहुंचने के बाद कोई और उपाय नहीं था। यदि वे ऊर्जा आवरण को नहीं तोड़ते तो उन्हें केवल लगभग 1000 मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों से सीधे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। डू हुआंग वर्ग के एक मजबूत व्यक्ति के लिए अकेले 1000 लोगों से लड़ना कोई मुश्किल बात नहीं थी। दुर्भाग्य से आवरणकारी सूर्य बादल संरचना के एकत्रीकरण और उनके सामंजस्य के साथ, जो एक दशक या कुछ दशकों से अधिक समय से तैयार किया गया था, इन लगभग 1000 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों की ताकत युनलेंग पर आरोपित होती दिखी, जो संरचना के बीच में था। इस तरह की विशेष लड़ाई पद्धति के सामने हाई बोडोंग भी इससे बचने के लिए केवल आश्रय ही खोज सकता था। हाई बोडोंग, चूंकि तुम पश्चाताप नहीं कर रहे हो, इसलिए हमारी पुरानी दोस्ती को ध्यान में न रखने के लिए मुझ बूढ़े को दोष मत दो। युनलेंग ने आसमान में हाई बोडोंग को ठंडे मन से देखा। वो अस्पष्ट होने से बहुत दूर था। एक बार फिर बादलों के समुद्र से एक बादल की गेंद को बुलाया गया। इस बार गेंद का आकार पिछले वाले से दोगुना दिखाई दिया। हाई बोर्डों के चेहरे पर एक गंभीरता दिखाई दी, क्योंकि उसने बड़ी ऊर्जा गेंद को देखा जो कम से कम 40 से 50 फीट आकार की थी। ठंडी हवा ने उसके हाथों को ढक लिया और उसके आसपास की हवा में अनगिनत छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल धीरे धीरे दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा है कि मामला काफी बड़ा हो गया है। जैसे ही उसने उन दो पक्षों को देखा जो वास्तव में एक बड़ी लड़ाई शुरू करने वाले थे, जिया जिंग तियान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। सिर्फ एक मो चेंग के लिए वे एक डू हुआंग और एक भयानक क्षमता वाले व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए तैयार है, जो भविष्य में एक मजबूत व्यक्ति बन जाएगा। इस हद तक क्या यह सार्थक है? ये मो चेंग की वजह से नहीं है। बाहरी डिकॉन के रूप में उसके पास इतनी बड़ी क्षमता नहीं है। फामा ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। धुंधले बादल संप्रदाय प्रतिष्ठा चाहता है। हालांकि इस मामले को लेकर जो परेशानी हुई है वो वास्तव में थोड़ी ज्यादा है। जियो यान के उस पहले के हमले ने यू लेंग को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया था, इसलिए
उसने संप्रदाय की रक्षा के लिए बड़े गठन को सक्रिय कर दिया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो उसके स्वार्थी इरादे हैं। जिया जिंग तियान ने आह भरी और जोर से हंसा। जब चीजें इस हद तक आगे बढ़ गई थी तो इस मामले का शांतिपूर्ण ढंग से हल होना असंभव था, चाहे कोई भी मध्यस्थ बनने के लिए आगे आए। धमाका। भारी शासक ने एक भयंकर बल उठाया और हिंसक रूप से ऊर्जा आवरण को तोड़ दिया। हालांकि इससे केवल एक छोटी सी लहर ही उठी। इसके अलावा इसका जरा भी असर नहीं हुआ। जियाओ यान की अभिव्यक्ति गहरी और गंभीर थी, क्योंकि उसने उस दृढ़ और अडिग ऊर्जा अवरोध को देखा। उसने अपना सिर घुमाया और स्वर्ग निगलने वाले अजगर के हमले को देखा। फैली हुई लहरों में कुछ गति थी। हालांकि इसके और ऊर्जा अवरोध को नष्ट करने के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। कमीने, जियाओ यान ने मुड़कर देखा और है बोडोंग और युनलिंग के बीच लड़ाई से निकलने वाली तेज शक्ति को देखा, जबकि वो धीरे से और क्रूर तरीके से डांट रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी इस घटिया चीज को नहीं तोड़ सकता। जियाओ यान की सांसें धीरे धीरे तेज होती गई। उसकी आंखें लाल हो गई। जैसे ही उसने भारी रूलर को कसकर पकड़ा, डू क्यूई बेतहाशा उछल पड़ा। उसने जोर से चीख मारी और उसे अतुलनीय रूप से मजबूत ऊर्जा आवरण में हिंसक रूप से पटक दिया। धमाका। जियाओ यान के भारी रूलर के झूलने के बाद चौक में अचानक एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। अनगिनत लोगों ने अपने सिर उठाए और देखा कि कैसे ऊर्जा आवरण पर दरारें तुरंत फैल गई, जबकि उनके चेहरे पूरी तरह से स्तब्ध थे। एक पल के लिए उनके सदमे के बने रहने के बाद वे तुरंत उसी तरह स्तब्ध जियाओ यान की ओर मुड़े जो काला रूलर पकड़े हुए था। ये ऊर्जा आवरण जिसे तोड़ने के लिए डू वांग को भी लंबा समय लग सकता था, वास्तव में उसके रूलर के एक बेतरतीब झटके से टूट गया था। असंभव। बादलों के समुद्र के भीतर युनलिंग भी स्तब्ध था, क्योंकि उसने दरार रेखाओं से ढके ऊर्जा अवरोध को देखा था। तुरंत वो घबराए हुए और हताश तरीके से चिल्लाया, हाँ, ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, जिसका नाम पूरे जिया मां साम्राज्य को हिला देता है, वास्तव में इतना बेशर्म है। संप्रदाय के लगभग 1000 सदस्यों ने वास्तव में एक ऐसे युवक से निपटने के लिए हाथ मिलाया है जो 20 साल का भी नहीं है। आपने वास्तव में उस चेहरे को बदनाम किया है जिसे युनबो तियान ने उस समय महाद्वीप पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए हासिल करने के लिए संघर्ष किया था। जैसे ही पूरे चौक में हर कोई उदास था, अचानक आसमान से कुछ कर्कश हंसी की आवाज आई। आप कौन हैं? आप वास्तव में हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक पूर्ववर्ती का अपमान करने की हिम्मत करते हैं, एक व्यक्ति जो केवल छिपना जानता है। यदि आप में क्षमता है तो मेरे पुराने रूप के सामने प्रकट हो। युनलिंग का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और सख्ती से चिल्लाया, हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं खुद को प्रकट करूं तो मैं खुद को प्रकट करूंगा। अन्य लोग आपके मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से डर सकते हैं, लेकिन मैं जरा भी नहीं डरता। एक बार फिर जोरदार हंसी की आवाज आई। जैसे ही हंसी थमने लगी, ऊर्जा अवरोध जो पहले से ही ढहने वाला था, अंततः ऊर्जा के टूटे हुए टुकड़ों में बदल गया, जो एक धमाके के बाद हवा में फैल गए और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। ग्रुग। ऊर्जा अवरोध के टूटने के साथ ही आसपास के पेड़ों पर बैठे लगभग 100 मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के उपयाचकों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए। तुरंत मुंह में ताजा खून की बूंदें बेतहाशा बाहर निकलने लगी। युनलिंग ने उन उपयाचकों को अनदेखा कर दिया जिन्होंने खून की उल्टी की थी। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें एक खाली जगह पर टिकी हुई थी। एक निश्चित क्षण में उस स्थान पर हवा में अचानक लहरें उठने लगी। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे एक काली छाया दिखाई दी। कुछ ही पल बाद एक मानव आकृति जिसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, कहीं से भी सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई। जैसे ही काली आकृति दिखाई दी, हाई बोडोंग, जिया जिंग तियान, फामा,
युनलैंग और चौक पर मौजूद अन्य लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए। ये एक और मजबूत डू हुआंग है। जिया जिंग तियान ने धीरे से ठंडी हवा की सांस ली। उसकी आवाज में एक झटका था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। ऐसा लगता है कि वो जियाओ यान का सुदृढ़ीकरण है। इस आदमी के पीछे वास्तव में एक बहुत बड़ी ताकत है। फामा की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी क्योंकि वो बुदबुदाया। इस बार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वास्तव में काफी बदकिस्मत है।